महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर के हम लगातार सुबह से ही चर्चा कर रहे हैं। तस्वीर बहुत हद तक क्लियर तो दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में खास तौर पर ये जो दल टूटा, अलग अलग हो गई पार्टीज, फिर भी महायुति को अगर ये जो अभी फिलहाल आंकड़े दिख रहे हैं अगर वो फेवर कर रहे हैं तो ये एनडीए के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। 7 एजेंसीज में से 6 में बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में आगे है और 3 एजेंसी सर्वे में झारखंड में तीनों के तीनों में बीजेपी की सरकार गठबंधन वाली सरकार बनाती नजर आ रही है। अगर ये एग्जिट पोल सच हैं, ऐसा कुछ होता है तो ये मान लीजिए कि हेमंत सरकार को मैया योजना का फायदा नहीं मिला, पूरे के पूरे महिला वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। दूसरा जो बात हो रही थी घुसपैठ को लेकर, वो भी पूरा का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को गया और टोटल एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ जो होती है वो इम्पैक्ट रहा। सड़कें, नौकरी, बेरोजगारी का इम्पैक्ट भी सरकार के खिलाफ चला गया। यानी कि कितना ही कंसोलिडेट हुआ या पोलराइज हुआ मुस्लिम वोट बैंक, लेकिन बाकी सारी चीजें हावी बीजेपी को हो गई। अब महाराष्ट्र में सेंधमारी, अक्सर चुनाव में जैसा पहले हम जिक्र कर रहे थे, अपना वोट बैंक बचाना और सामने वाले वोट बैंक में सेंधमारी करना, यानी कि जो ये स्प्लिट हुआ एनसीपी का, शिवसेना का, वो बीजेपी के लिए काफी कारगर रहा। जो 6 रीजन में हम जो बात कर रहे थे, यानी कि मराठा आरक्षण वर्सेस ओबीसी आरक्षण का इंपैक्ट इतना नहीं दिखा, पूरा का पूरा ओबीसी लामबंद होकर बीजेपी के साथ आया अगर ये एग्जिट पोल सही है तो। और किसानों की जो नाराजगी थी सोयाबीन को लेकर सरकार के लिए, वो ज्यादा असरदार नहीं रही। यानी कि जितनी भी योजनाएं, मुफ्त की स्कीम, तमाम बातें हैं वो बीजेपी के फेवर में गई। और सबसे बड़ी बात कि जब हम कांग्रेस के विजन की बात करते हैं, शरद पवार के भविष्य की बात करते हैं, तो जो युवा वोट बैंक है और महिला वोट बैंक है, उन्होंने बीजेपी पर विश्वास किया बजाय के एमवीए के, क्योंकि सबको ये लगा कि हम अपने 5 साल या अगले 15 साल किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ देखते हैं, प्रोग्रेसिव योजनाएं किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं। यही सोचते हुए जो एग्जिट पोल कहते हैं, वोटर ने छप्पड़ फाड़ के वोट किए हैं बीजेपी को। और बीजेपी के लिए साइकोलॉजिकल, आप ये मान लीजिए सोमवार से 26 तारीख से 25 तारीख से संसद सत्र शुरू होने वाला है और जो बॉडी लैंग्वेज की भी एक पॉलिटिक्स होती है, उस बॉडी लैंग्वेज की पॉलिटिक्स में पहले 2 लड़कों की जोड़ी बहुत चली थी। अब ये जो महाराष्ट्र और झारखंड जीतने के बाद जो बॉडी लैंग्वेज का असर होगा, ये संसद भवन में बहुत कुछ होगा। और बड़ी से बड़ी, जैसे वक्फ बोर्ड को लेकर या एक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़े बिल भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और बॉडी लैंग्वेज भी अलग होगी इन चुनाव के नतीजों के बाद। बॉडी लैंग्वेज से पहले रिएक्शन क्या है, जरा ऋषभ जी से जान लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। ऋषभ जी, अगर ये दोनों ही सारे ही आंकड़े अगर सही है तो महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी आप सरकार बनाने जा रहे हैं, तो मैं ये तो सवाल नहीं पूछूंगी कि आपको कैसा लग रहा है, लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगी कि आखिर वो कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर बीजेपी आपको लगता है चुनाव लड़ी और जीत हासिल करने की ओर अग्रसर है। सर्वप्रथम सारे पैनलिस्टों को और एंकर आप दोनों को मैडम जोहार। झारखंड से मैं आता भी हूं और मैं, आप ये जरूर पूछिए कि मुझे कैसा लग रहा है। वो इसलिए पूछिए क्योंकि मेरे आंखों में दर्द है, मेरे कंधों में वो लाठी मैंने भी खाई थी विधानसभा घेराव में जो हेमंत सरकार ने बरसाई थी। तो मुझे तो उस दर्द के बाद जो अब ये सुकून का एहसास देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये हर एहसास झारखंड के एक एक युवा, एक एक महिला, एक एक बुजुर्ग को दिख रहा है। पेंशन इन्होंने बंद कर दिया था, मैया को 1000 और युवा को बेरोजगार, इन नीतियों पे सरकार चल रही थी। अबुआवास में घोटाला और जो एक परसेप्शन मैडम तैयार होता था ना ठेकेदारों का, जैसे हरियाणा में हमने कहा था जाट का ठेकेदार कुछ बन बैठे थे, किसानों का ठेकेदार बन बैठे थे, पहलवानों का ठेकेदार बन बैठे थे, उसी तरह यहाँ झारखंड में और महाराष्ट्र में भी कुछ लोग मराठी और आदिवासी का ठेकेदार बन बैठे थे। तो वो ठेकेदार का परसेप्शन यहाँ की जनता ने महाराष्ट्र के और झारखंड की चेंज किया है। पॉइंट 1। दूसरा मैडम, किसी भी इलेक्शन में कहीं ना कहीं एक ग्राउंड स्तर पे जो मेहनत की बात होती है, अगर आप पूरे इलेक्शन को आकलन करेंगे, आपके पास भी एडिटर है, काफी रिसर्च करते हैं, जब वो आकलन करेंगे तो हेमंत सरकार का जो बॉडी लैंग्वेज था वो पूरी तरीके से घमंड में चूर। उन्हें लगता था कि आदिवासी उनके अलावा कुछ सोच नहीं सकता। शिबू सोरेन की तरह लुक लेकर वो शिबू सोरेन गुरुजी बनना चाह रहे थे कि हम गुरुजी बनकर वोट बैंक सिंपैथी गेन करेंगे। भ्रष्टाचार में जेल गए थे, सोच रहे थे बीजेपी ने जेल भेज दिया, उसका सिंपैथी जैसे झूठ बोलकर लोकसभा में 5 एसटी सीट पे वो ले गए थे, वो ले जाएंगे। पॉइंट 1। दूसरा, एक पुत्र मोह जो उद्धव ठाकरे को घर बैठाया,
पुत्रमोही उनका विनाश काले विपरीत बुद्धि बना है और पुत्रमोही उनके राजनीतिक भविष्य पे विराम लगाएगा। हम प्री पोल इलेक्शन में वहां चुनाव लड़े थे मैडम, महाराष्ट्र में, और प्री पोल में हमें मैंडेट मिला, लेकिन चुनाव के बाद किसने सत्ता सुख के लिए खंजर भोंका, देश की जनता ने देखा है, चाहे लेकिन महाराष्ट्र हो ऋषभ जी, चाहे इन तमाम झारखंड। बातों के बीच में मेरा सवाल आपसे एक ये है कि क्या अभी भी कोई गुंजाइश है अपने पुराने दोस्त की वापसी की एनडीए के अंदर? मैडम आपने इनडायरेक्टली बड़ा डायरेक्टली प्रश्न पूछ दिया है। ये तो खैर ऊपर के लोग तलाशेंगे, लेकिन भविष्य में मैं इतना जरूर बताता हूं आपको, विकास को लेकर जो भी आएगा, हम कोई नफरत नहीं पालते, केवल मोहब्बत की यानी दुकान मुंह पे नहीं संभावनाएं रखते। हैं, यानी और राजनीति में तो संभावनाएं होती भी है हर चीज। शिखा, मैम, हाँ, एक जहाँ ऋषभ जी संभावना से तो एक मैं- और सवाल मुझे मैडम, पूछना है हाँ। या उनको याद दिलाना है कि ऋषभ जी आज 20 की तारीख है, ऐसा लग रहा है कि आप 23 तारीख की शाम की बात कर रहे हैं। ये तमाम बातें 23 तारीख को अच्छी लगेंगी। एग्जिट पोल में बहुत झटके भी मिलते आए हैं आज तक, मुझे लग रहा है आप भूल गए, आज 20 है, आज 23 नहीं है। नहीं मैडम, बेशक एग्जिट पोल में झटके मिलते हैं, और हमसे बड़ा झटका कौन खाया होगा 2024 के लोकसभा में। हम तो 400 इसलिए आज पार पे 20 चल है, रहे आज थे। एग्जिट पोल आए, नतीजे नहीं आए। नहीं, मैं नतीजे पे इसलिए खुश हूं मैडम, क्योंकि हमने ग्राउंड पे मेहनत की, अपने आंखों से चुनाव को देखा है और वो लड़ा है, इसलिए मैं आपको ये कह पा रहा हूं। और तो मैं आप दोनों को और सारे पैनलिस्टों को इनवाइट करूंगा। सरकार जब झारखंड में बनेगी, बड़ा खूबसूरत प्रदेश है मैडम, टूरिज्म बहुत अच्छा है, भूल आप मत आइए, जाइएगा, बाबा क्योंकि वैद्यनाथ की सरकार भूमि बनने है, के बाद आप अक्सर पूजा कीजिए नेता आके। भूल जाते हैं। नहीं, हम नहीं भूलते, हम तो आपके स्टूडियो में भी आते हैं, बकायदा स्टूडियो में पकड़ लीजिएगा हमें, कोई जी। दिक्कत नहीं। जी ठीक है। हर्ष जी, महाराष्ट्र में अगर महायुति की सरकार दोबारा बनती है, सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी यही रहेगा कि सीएम का फेस कौन होगा, या फिर आपको लगता है कि ये कट एंड क्लियर है, पहले से पता है, अमित शाह की तरफ से स्ट्रैटेजीज बन चुकी होगी, या वहां पे रार होने की संभावनाएं हैं? देखिए, रार होने की संभावनाएं महायुति में बहुत कम है अगर क्लियर मेजॉरिटी मार्क मिलता है तो। अभी जो एग्जिट पोल्स भी दिखा रहे हैं, अगर वही बात है कि अगर वो सही हैं तो बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हो रही है महाराष्ट्र में। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोई भी समन्वय ना बन पाए या कोई भी रार की संभावना हो। आप ये देखिए, उद्धव ठाकरे ने जो वो पूरा गेम खेला था, जब वो क्या कहते हैं बीजेपी को छोड़ के दूसरी तरफ गए, अपने क्या कहते हैं विचारधारा के साथ पूरा का पूरा एक तरीके से विश्वघात किया। अब मुझे नहीं लगता एनसीपी में, चाहे ये अभी अजीत पवार का फैक्शन हो गया, चाहे क्या कहते हैं शिंदे जी का फैक्शन हो गया, कोई भी उस गलती को दोहराएगा, क्योंकि सबको पता है कि सेंटर में बीजेपी है, एक पावरफुल पार्टी है, पूरी इलेक्शन मशीनरी बीजेपी की अच्छे से काम करती है, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर बीजेपी मर्ज होती है तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं इसमें ये रखना चाहूंगा कि मेरे को यहां तक लगता है कि अगर बाई चांस थोड़ा सा ये मेजॉरिटी मार्क से कम रह गए तो उल्टा ये हो सकता है कि शरद पवार के साथ ऐसा हो जाए कि आपकी दोनों पार्टीज का विलय करवा दिया जाएगा, आप हमारी तरफ आ जाइए। ये बिल्कुल संभावना है। और सबसे कम संभावना जो मेरे को लगती है वो ये है कि अगर मेजॉरिटी मार्क्स से थोड़ा कम रहते हैं कि ये उद्धव ठाकरे का सपोर्ट लेंगे। इस टाइम पे मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि इट इज मोर प्रोबेबल दैट बीजेपी विल टेक सपोर्ट ऑफ शरद पवार देन टेकिंग सपोर्ट ऑफ उद्धव ठाकरे इन महाराष्ट्र।